अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक है बॉन्ड पैरामीटर्स, बंध मापांक। ओके, तो देखो बच्चों, बॉन्ड पैरामीटर्स मींस केमिकल बॉन्ड्स की ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि केमिकल बॉन्ड्स के नेचर को बताती हैं, उनको बोला गया है बॉन्ड पैरामीटर्स। समझ गए बच्चों कि केमिकल बॉन्ड्स जो हैं उनकी ऐसी प्रॉपर्टीज जो केमिकल बॉन्ड्स के नेचर को बताती हैं, मींस उसकी स्ट्रेंथ, उसकी लेंथ, इन सब को बताने वाली जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हीं को बोला गया है बॉन्ड पैरामीटर्स। ये 3 होते हैं मेनली। पहला होगा इसमें बॉन्ड लेंथ, सेकेंड हम लेंगे बॉन्ड एनर्जी और थर्ड है बॉन्ड एंगल। ये 3 पैरामीटर्स हैं जिससे हम किसी केमिकल बॉन्ड के नेचर को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट हम लेंगे बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई। तो देखो, बंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ है क्या? तो केमिकल बॉन्ड से बॉन्डेड 2 एटम्स, समझ गए ना कि केमिकल बॉन्ड से बॉन्डेड 2 एटम्स के न्यूक्लियस के सेंटर के बीच की डिस्टेंस ही क्या कहलाती है बच्चों? बॉन्ड लेंथ। ये लिखा है ना कि द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। ओके, सपोज ये 2 एटम बिल्कुल एक से हैं, ए टाइप का, तो हम इन 2 एटम का ये है न्यूक्लियस, तो इनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ही क्या है बच्चों? बॉन्ड लेंथ। समझ गए बच्चों कि 2 परमाणु आपस में जुड़े हैं तो उनके नाभिक के केंद्र के बीच की दूरी ही बॉन्ड लेंथ है। जैसे सेम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, H2, Cl2, Br2, O2, इस तरह के मान लो एटम्स हैं, तो उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस इनकी जो कोवेलेंट रेडियस है उसके सम के बराबर होगी। मींस यहां पर हम ये कहें कि ये बॉन्ड लेंथ, इसकी रेडियस Ra, इसकी रेडियस Ra, तो हम लिखेंगे BAA इक्वल्स टू Ra प्लस Ra, मींस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स इक्वल्स टू द सम ऑफ कोवेलेंट रेडियस फॉर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक एज C सिंगल बॉन्ड C, तो 0.77 प्लस 0.77, ओके, तो ये हो जाएगा 1.54 एंगस्ट्रॉम। इस तरह से ये तो हुआ जब होमो एटॉमिक स्पीसीज हो। अगर हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो जिसमें 2 डिफरेंट टाइप के एटम्स बॉन्डेड हो, तो बॉन्ड लेंथ इनकी रेडियस से बस डायरेक्ट सम करके नहीं निकाल सकते। हमें क्या करना होगा? ऐसा क्यों? क्योंकि जब 2 हेटेरो एटम प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल में और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है, तो बॉन्ड लेंथ में चेंज आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें पोलराइजेशन, मतलब है कि मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड है वो पोलर हो जाता है। पोलर होने से अपोजिट चार्ज आते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उस अट्रैक्शन से बॉन्ड लेंथ में कमी आती है। तो ऐसे में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मींस बॉन्ड लेंथ इक्वल्स टू द सम ऑफ रेडियस, और उसमें से फिर माइनस करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। हमें यहां डिफरेंस पॉजिटिव लेना है, मींस XA ग्रेटर देन XB, इस तरह से डिफरेंस रख के हम ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो इनके फैक्टर फैक्टिंग से रिलेटेड है। तो देखो, फैक्टर्स में हम आते हैं कि बॉन्ड लेंथ किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो देखो, फर्स्ट है, आपको इतना सा याद रखना है कि बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ बॉन्डेड एटम्स। जो 2 एटम्स जुड़े हुए हैं उनकी साइज क्या है? जितनी बड़ी साइज उतनी बॉन्ड लेंथ। सीधे सीधा है। क्यों? क्योंकि अगर ये साइज बड़ी होगी तो रेडियस बड़ी होगी, रेडियस बड़ी होगी तो बॉन्ड लेंथ बड़ी आएगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। 2 एटम जो जुड़े हुए हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ने से बॉन्ड पोलर हो जाता है, प्लस माइनस पोल्स बनते हैं, उन पोल्स में अट्रैक्शन लगता है और बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है।
इसी तरह से बॉन्ड ऑर्डर के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मींस बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी भी बोल सकते हैं। जितना ज्यादा दो एटम्स के बीच में बॉन्ड्स होंगे, क्लाउड उतना ज्यादा रहेगा एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में, और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा होने से न्यूक्लियस उस क्लाउड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिससे बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। इसके अलावा है एक्स, एस परसेंटेज करेक्टर। एस परसेंटेज करेक्टर अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी एटम में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल से जैसे समझ सकते हैं F2Cl2Br2I2, HF HCl HBr HI या CF CCl CBr Cl। आप देख रहे हैं कि इसमें जो है एटॉमिक साइज बढ़ती जा रही है तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ रही है। ओके, तो यहां पर साइज ऑफ एटम्स का बताया गया। फिर यहां पर अगर हम देखें तो बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड देखें, चाहे वो होमो एटॉमिक स्पीसीज में हो चाहे हेटेरो एटॉमिक स्पीसीज में हो, आप देखोगे बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी या बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ता है तो ऐसे में बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्लाउड ज्यादा हो जाएगा। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ने से एटम्स के बीच में जो है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ता है, और ये क्लाउड क्या करता है, बॉन्ड लेंथ को कम कर देता है। जैसे आपने देखा ये इस तरह से C सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, तो इसका ज्यादा होगा। और भी अगर हेटेरो एटॉमिक स्पीसीज हैं, जैसे लिखा है C सिंगल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये ऑर्डर आ जाएगा। C सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, तो ये ऑर्डर आएगा। ओके, इस तरह से चेंज होता है। और भी आप देखा होगा C ट्रिपल बॉन्ड O भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर ये जो है यहां पर देखें कि यहां अगर हम एल्केन लेते हैं, यहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, और यहां पर अगर हम एल्कीन लें इस तरह से तो यहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और ये है यहां sp हाइब्रिडाइजेशन। तो आप जानते हैं कि s परसेंटेज यहां पर कितना होगा, 25%, तो यहां 33%, तो यहां 50%। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो 2.5, 2.75, 3.25, तो यहां इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाती है कि ये बॉन्ड पोलर होके और इस तरह से इनमें अट्रैक्शन आ जाता है। इससे बॉन्ड लेंथ में क्या आ जाती है, कमी आती है। समझ गए ना? तो परसेंटेज करेक्टर अगर इस तरह से चेंज होता है तो बॉन्ड लेंथ चेंज होती है। और रेजोनेंस का भी इफेक्ट पड़ता है बच्चों, ठीक है। बॉन्ड जो लेंथ है, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, वो एवरेज हो जाती है। क्या हो जाती है, एवरेज वैल्यू में आ जाती है बॉन्ड लेंथ एवरेज, ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस। कि रेजोनेंस आने से बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू चेंज होती है। देखो कैसे, यहां लिखा है O-, डबल बॉन्ड O और O-। हम इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दें जो कि इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर तो आप समझते होंगे बच्चों कि ये होते क्या है। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मींस 3 स्ट्रक्चर जो एनर्जी में बिल्कुल डिफर ना हो। तो ध्यान रखें कि जब हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं इस तरह से, किसमें, रेजोनेंस, अब हम इसका एक हाइब्रिड और बना दें तो हम यहां पर इस तरह से हाइब्रिड लिखेंगे -2/3 -2/3 -2/3। तो ये जो इस तरह से ये कंडीशन बन गई। तो यहां पर जो बॉन्ड ऑर्डर है किसका, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, इन रेजोनेंस हाइब्रिड, अगर हमें इसमें निकालना है, ओके, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लिखेंगे बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ, अब यहां देखोगे दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड ऑसिलेट हो रहे हैं। जैसे 2 बार सिंगल बॉन्ड और 1 बार डबल बॉन्ड, कुल मिला के कितने बॉन्ड से ऑसिलेट होंगे, 4। तो यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑसिलेटेड between 2 bonded atom in resonance structure
या रेजोनेंस, या बल्कि हम कहें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर अपॉन में होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। कितने स्ट्रक्चर्स, इस बेस पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि दो एटम्स के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड ऑसिलेट हो रहा है। अब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाह रहे हैं कि हमारे पास इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। तो हम यहां लिखेंगे बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 2 बार सिंगल बॉन्ड, 1 बार डबल बॉन्ड, तो 4 हो गए। और कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो इक्विवेलेंट है वो कितने हो गए, 3, तो कितना आ जाएगा 1.33। इस तरह से यहां का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो होगा 1.33। ओके, ऐसे ही अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बेंजीन में अगर हम देखें तो यहां पर आप देखोगे दो एटम के बीच में 3 बॉन्ड ऑसिलेट हो रहे हैं, एक बार डबल बॉन्ड, एक बार सिंगल बॉन्ड, और 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर है तो कितना आता है 1.5। ना तो वो डबल बॉन्ड जैसा है ना ही सिंगल बॉन्ड जैसा है। इस तरह से आप इसमें क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि CO3 माइनस CO2 और CO, समझ गए ना, इनमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो आप जानते हैं कि C ट्रिपल बॉन्ड O, यहां का बॉन्ड ऑर्डर होता है कितना, आप देखोगे 3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। आप जानते हैं इसके 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनते हैं मैन। एक तो ये होता है कि यहां का लोन पेयर यहां आ जाए, ओके, तो यहां पर सिंगल बॉन्ड ये जैसे है ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस तरह से बना दें और यहां पर माइनस चार्ज, या फिर जस्ट इसका उल्टा ऐसा। तो 2 यहां हो गए इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, और बॉन्ड्स एक बार ट्रिपल बॉन्ड एक बार सिंगल बॉन्ड। तो अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो 4 बॉन्ड ऑसिलेट हो रहे हैं, तो ये कितना आएगा 2। तो CO2 में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना हो गया 2, जबकि CO का कितना है, तो CO2 में बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। और अगर आप CO3 का देखते हैं, CO3 2 माइनस का, तो वो था 1.33। अब मैं ये कहूं कि जो बॉन्ड लेंथ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ है वो होगी CO3 2 माइनस की, फिर हो जाएगी CO2 की, और फिर किसकी होगी, CO की। इस तरह से आप बॉन्ड लेंथ बता सकते हैं एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर। जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन इसमें आता रहता है कि आपको दे दिया गया किसमें निकालना है, O3 O2 और H2O2 में O बॉन्ड लेंथ क्या हो। ओके, अब इनमें बॉन्ड लेंथ आपसे पूछ ली गई है कि इनमें क्या बॉन्ड लेंथ आएगी। तो अगर आप इनके स्ट्रक्चर जानते हैं तो बहुत इजी गोइंग आप बता सकते हैं कि इनमें क्या बॉन्ड लेंथ हो। आप देखोगे ओजोन में अगर आप चले जाएं तो इसके 2 स्ट्रक्चर यू बनते हैं इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। तो 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में 3 बार बंद, 2 डबल बॉन्ड, मतलब 2 बार ये वाले, एक डबल बॉन्ड एक बार और एक सिंगल। तो हम यहां बॉन्ड ऑर्डर देखें तो 3/2, 3 बॉन्ड्स और कितना हो गया 1.5। O2 का तो आप जानते हैं सीधा है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, और H2O2 में अगर आप OO के बीच में देखें तो सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर है कितना 1। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी हो गई, H2O2 में। उससे ज्यादा, ठीक है, उससे थोड़ा कम किसमें हो जाएगी, O3 में, और सबसे कम किसमें मिलेगी हमें, O2 में बॉन्ड ऑर्डर। और अगर आपसे बॉन्ड ऑर्डर किसी मॉलिक्यूल का, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का निकालना है, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन फ्री बॉन्डेड एटम्स अपॉन 2। मतलब जो 2 एटम बॉन्डेड हैं उन एटम्स की फ्री स्टेट में कुल कितने, क्या लिखे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको ऐड कर दे, 2 से डिवाइड कर दे। जैसे मैंने कहा N2 प्लस, और ठीक है, तो आप इसमें N में N 2p
3 + 3 by 2 मींस 3। अब मैंने कहा n2 प्लस में निकालो तो आप क्या करोगे, एक तो हो गया n में, तो 2p3 लिख दोगे और एक n प्लस में लिख दोगे 2p2, तो यहाँ 3 और यहाँ 2, तो कितना हो गया 5 by 2 मींस 2.5। तो n2 और n2 प्लस, इसमें आप बॉन्ड ऑर्डर 3 देख रहे हैं, इसमें 2.5, तो बॉन्ड लेंथ का ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। ऐसे ही आप इसमें निकाल सकते हैं O2, O2 माइनस, O2 2 माइनस, ओके, O2 प्लस, इस तरह के मॉलिक्यूल्स में, आइंस में क्या कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बॉन्ड लेंथ बता सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, समझ गए ना, आपको काफी क्वेश्चंस मिलेंगे इस तरह से, उनके बॉन्ड ऑर्डर निकाल के और उनमें CO या जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया है वो पर्टिकुलर बताना होता है। अब आप एक क्वेश्चन दे देता हूं, आप इनके बॉन्ड ऑर्डर खुद ही निकालोगे, NO2, NO3 1 माइनस, NO2 प्लस, ठीक है, NO, इनमें आपको खुद ही बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखना, समझ गए ना। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरह से बॉन्ड ऑर्डर, इसके अलावा आपको इनके बॉन्ड ऑर्डर्स निकालने हैं, ठीक है, PO4 SO4 2 माइनस, ClO4 1 माइनस, ठीक है, ClO3 1 माइनस, इनमें क्या बॉन्ड ऑर्डर्स होंगे, इनको आप अच्छी तरह से कैलकुलेट करोगे, बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करोगे, ये है आपके पास क्या इसके बारे में। अब हम आएंगे नेक्स्ट, जो हम टॉपिक लेंगे और वो है हमारे पास क्या, बॉन्ड एनर्जी। क्या लेंगे हम, बॉन्ड एनर्जी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखो बच्चों, बॉन्ड एनर्जी क्या है, सीधा सा है कि 1 मोल जब कोई भी केमिकल बॉन्ड बनता है तो इसमें जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे भी हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी, या हम ये कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग ऑफ 1 मोल बॉन्ड। एक मोल बॉन्ड है, उसको ब्रेक करना है, चाहे वो सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में हो, डबल बॉन्ड के फॉर्म में हो, ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में हो, एक मोल बॉन्ड को अगर हमें ब्रेक करना है तो इसके लिए जो एनर्जी की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, वही क्या कहलाती है, बॉन्ड एनर्जी। ओके, मींस यहां पर हम लेंगे कि अमाउंट ऑफ एनर्जी, अब वो किसी भी फॉर्म में दी जाए, चाहे लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग, ठीक है, 1 मोल बॉन्ड कंप्लीटली। ओके, जब 1 मोल बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो जाए और एटम बिल्कुल फ्री स्टेट में हो जाए एंड ऑब्टेन फ्री एटम्स, जब एटम बिल्कुल फ्री हो जाए तो वही क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी ही क्या है, हमारी बॉन्ड ऑफ एनर्जी। समझ गए बच्चों कि जो एटम बॉन्डेड है तो उस बॉन्डेड एटम के 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है, वही है बॉन्ड एनर्जी। मींस हम ये कहें A और A है, हम इसको इतनी एनर्जी दें जो उसकी बॉन्ड एनर्जी के बराबर हो और ये एटम बिल्कुल फ्री हो जाए इस तरह से, तो यही हमारी क्या है, बॉन्ड एनर्जी। समझ गए ना कि यही हमारी क्या है, बॉन्ड एनर्जी। सपोज ये है H2, आपने इसमें एनर्जी दी 427 किलो जूल पर मोल और ये ब्रेक होके H और H में टूट गया, तो ये क्या कहलाएगी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ, कौन सा बॉन्ड हो गई, H2 में। जस्ट ऐसा ही मान लो N ट्रिपल बॉन्ड N है, 941 किलो जूल पर मोल ये एनर्जी दी, ब्रेक हो गया, 2 नाइट्रोजन बिल्कुल अलग हो गए, एटॉमिक फॉर्म में आ गए, गैसियस फॉर्म में आ गए, तो ये क्या कहलाएगी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ N2। तो इस तरह से बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट की जाती है कि एक पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करना है, अब चाहे वो सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में हो या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह से हमें 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो इन बॉन्ड्स की या इस बॉन्ड की एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। अगर आप आयोनिक कंपाउंड में चले जाते हैं, ठीक है, तो आयोनिक कंपाउंड में जो लैटिस एनर्जी है, समझ गए बच्चों, लैटिस एनर्जी भी उसकी किसके बराबर हो जाती है, बॉन्ड एनर्जी।
कि ये है हमारे पास Na, ठीक है, और Cl सॉलिड फॉर्म में है, इसकी फिजिकल स्टेट ये है। आपने इसको 758.7 किलो जूल एनर्जी दी और ये ब्रेक हो गया Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस, तो ये हम कहें NaCl की बॉन्ड एनर्जी, जो काफी हाई होती है। क्यों? क्योंकि आयनिक स्पीशीज में बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए काफी एनर्जी जरूरत होती है। तो बॉन्ड एनर्जी। अब आता है कि अगर मान लो मल्टी या हम ये कहें कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, समझ गए ना बच्चों क्या है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो इसमें एवरेज बॉन्ड एनर्जी निकाली जाती है क्योंकि उसमें अलग अलग बॉन्ड्स हैं। तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाएगी? तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल बॉन्ड एनर्जी को हम बोलते हैं एवरेज बॉन्ड एनर्जी। तो यहां पर लिखेंगे डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, ओके, H डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन मॉलिक्यूल, कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, तो पूरे मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन किया जाए, एक एक एटम को टोटल बिल्कुल फिनिश कर दिया गया, अलग कर दिया गया, इतनी एनर्जी दी हमने, वो होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने थे, उस मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स थे उससे डिवाइडेड कर दें। जैसे हमने कहा ये है CH4, ठीक है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन या सॉरी मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन एनर्जी, ये है मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन एनर्जी, ये है 64 किलो जूल पर मोल। अब मैंने कहा कि आपसे कि एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH कितनी होगी, तो हम यहां लिखेंगे 1664 अपॉन में क्या 4। तो इस तरह से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 416 किलो जूल पर मोल। तो ये हो गई हमारे पास एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH। ऐसे ही अगर मान लो OH की बॉन्ड एनर्जी हमें एवरेज बॉन्ड एनर्जी H2O में कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या लिखेंगे डेल्टा HD H2O अपॉन में कितना कर देंगे 2। ऐसे ही अगर हमें NH की बॉन्ड एनर्जी एवरेज बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करना है अमोनिया, तो हम लिखेंगे डेल्टा HD अमोनिया कितना है अपॉन में किससे डिवाइड कर देंगे 3 से। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट हो जाएगी क्या एवरेज बॉन्ड एनर्जी। तो ये है एवरेज बॉन्ड एनर्जी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में कैलकुलेट करना होता है। अब हमें क्या करना है कि ये जो बॉन्ड एनर्जी है, अब हम इनके फैक्टर्स और देख लें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर बॉन्ड एनर्जी। हाँ, एक चीज और बता दो कि बॉन्ड एनर्जी किसी की एक रिलेशन होता है कि रिलेशन ये पूछ लिया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे भी थर्मोडायनामिक में मिलेगा, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रिएक्शन एंथैल्पी एंड बॉन्ड एनर्जी। समझ गए ना कि किसी रिएक्शन की रिएक्शन एंथैल्पी और उसकी बॉन्ड एनर्जी में क्या रिलेशन है। तो देखो बच्चों, एक रिलेशन होता है डेल्टा HR, ये है, ये कहलाती है क्या रिएक्शन एंथैल्पी। क्वेश्चन में दे रखा हूं इक्वल टू होता है समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, जितने रिएक्टेंट्स हैं उसमें से समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ किसका प्रोडक्ट। इस तरह से माइनस कर कि जितने रिएक्टेंट्स हैं उसमें से बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट्स की माइनस कर दोगे तो कैलकुलेट हो जाती है हमारी डेल्टा HR। ओके, जैसे लिखा है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ओके, अब आपसे कहा जाए कि इस रिएक्शन की डेल्टा HR क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे डेल्टा HR स्टैंडर्ड इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ N2 प्लस 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2, ये हो गया माइनस, यहां पर आ जाए तो यहां पर एक नाइट्रोजन में 3 NH बॉन्ड है, तो हम टोटल 2 अमोनिया है तो हम लिखेंगे 6 बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH। अब आपको इस तरह से मान लो सपोज बॉन्ड एनर्जी आपको दे रखी है N2 की है कितनी X है,
H2 की क्या है Y है और NH की Z है, तो आप यहां क्या लिखोगे X प्लस 3Y, 3H2 यूज हो रहे हैं, ये लिखा आपने, माइनस 6 इंटू क्या कर दोगे Z। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। या फिर आपको अगर किसी रिएक्शन की क्या दे रखी हो, टोटल आपको क्या दे रखी हो उसमें रिएक्शन एंथैल्पी, तो भी आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी बॉन्ड एनर्जी। तो इस तरह से रिएक्शन एंथैल्पी से भी इसका रिलेशन है। और वैसे भी मैंने इसको पूरा डिटेल में बॉन्ड एनर्जी से रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट करना, रिएक्शन एंथैल्पी कैलकुलेट करना, रिएक्शन एंथैल्पी से बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करना, ये थर्मोडायनामिक्स में कंप्लीट डिटेल में बताया है, आप वहां देख सकते हैं। यहां तो हमें केवल इनके बॉन्ड पैरामीटर्स के फॉर्म में लेना है। अब हम आ जाते हैं फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है? तो पहला फैक्टर्स है बॉन्ड लेंथ, सीधा सा है, बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड लेंथ। बस इतना सा, अगर आप बॉन्ड लेंथ के सारे फैक्टर समझते हैं तो जो बॉन्ड लेंथ के लिए रेसिप्रोकल में है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो बॉन्ड एनर्जी के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर, ओके, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, वही है बॉन्ड ऑर्डर को ही हम कह सकते हैं बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, S परसेंटेज करेक्टर डेल्टा En, ठीक है। इसके अलावा रेजोनेंस, रेजोनेंस से भी बॉन्ड एनर्जी इफेक्टेड होती है, और अपॉन में हो जाएगा साइज ऑफ बॉन्डेड एटम्स। जितने ज्यादा बॉन्डेड एटम की साइज बड़ी होगी, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो इन इसी बेस पर हम किसी भी बॉन्ड की, जैसे आपसे कहा जाए कि CHF है, ठीक है, HCl है, HBr है, HI है, इनकी बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, तो ये आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां साइज चेंज हो रही है। बट अगर आपसे ये पूछा गया Cl2, ठीक है, तो ये मैं लोन पेयर इफेक्ट के बाद इसमें आ जाएगा, और इसके अलावा लोन पेयर ऐसे लिख सकते हैं। तो लोन पेयर का क्या इफेक्ट पड़ता है, देखो अगर आप देखें F2, Cl2, Br2 और I2, तो साइज बढ़ रही है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी फ्लोरीन की होगी। बट यहां पर लोन पेयर रिपल्सन के कारण जो फ्लोरीन है, भले छोटा एटॉमिक साइज है, इनमें रिपल्सन इतना होता है कि जो इसकी बॉन्ड एनर्जी आती है ना, वो क्लोरीन में सबसे ज्यादा, ब्रोमीन में कम, लेकिन फ्लोरीन इस तरह का ऑर्डर आ जाता है कि फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी ब्रोमीन और क्लोरीन से भी कम मिलती है। रीजन है इसमें बहुत ज्यादा रिपल्सन है, इसमें तो बहुत बड़ी साइज है, क्लोरीन में ना साइज बहुत बड़ी है और ना ही बहुत छोटी है, और लोन पेयर रिपल्सन भी एक सफिशिएंट लिमिट में है। ऐसे में क्लोरीन जैसे में इस तरह का ऑर्डर मिलता है, और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ओके, तो इसको ध्यान रखें। इसके अलावा अगर हम यहां चले जाएं कि ये है N2 और ये है P4, तो N2 में जब आप जाते हैं तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है, जबकि P4 में इस तरह से मॉलिक्यूलर डिस्टॉर्शन 60 डिग्री के कारण, तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है नाइट्रोजन की, वो आप देखोगे फ्लोरीन में P4 से बहुत ज्यादा है। और यही रीजन है कि नाइट्रोजन जो है बहुत ज्यादा इनर्ट है, बहुत हाई टेम्परेचर में रिएक्शन करता है। जस्ट ऐसा ही, और आगे बढ़ते हैं, अगर हम यहां जाएं तो C सिंगल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, तो ये बॉन्ड एनर्जी का बढ़ता हुआ ऑर्डर होगा। ऐसे ही C सिंगल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये बॉन्ड एनर्जी का बढ़ता हुआ ऑर्डर होगा। अगर आप बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर के बॉन्ड एनर्जी तो सीधा दिख रही है, बॉन्ड ऑर्डर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ही ज्यादा, यदि आप यहां देखें F2, O2 और N2, बॉन्ड ऑर्डर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में 1 आता है, 2 आता है, 3, तो बॉन्ड एनर्जी इस तरह से मिलेगी। जस्ट ऐसा ही O2, O2 माइनस, O2 माइनस, O2 प्लस, O2 2 प्लस, ये लिखे हुए। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, तो आप यहां पर बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो कितना आएगा, 2। यहां पर अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो P4, P5 लिखोगे, 2, 1, तो कितना हो जाएगा, 3/2 मींस 1.5। तो यहां कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर, 1.5, यहां आएगा 1.0। अब यहां चले जाओगे तो 2p3, 2p4 ऐसा रहेगा, 3, 2, तो 5/2, तो यहां कितना आ जाएगा, 2.5।
और यहाँ 3.0। तो अब आप ऑर्डर डिसाइड कर दो, तो O2 प्लस 2 प्लस, फिर O2 1 प्लस, फिर O2 1 माइनस, O2 2 माइनस, ये इनकी बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर आपको पता है तो आप बहुत इजी गोइंग क्या बता सकते हो बच्चों, मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर इस तरह से, या एवरेज वैल्यू निकाल के कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे CO, अभी आपको बताया था CO3 2 माइनस, तो यहां का बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताया था मैंने आपको, कितना होता है 3, यहां कितना 2, यहां 1.33। तो CO की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर CO2 और फिर CO3 2 माइनस हो। इस तरह से जस्ट ऐसा ही आपको O3 O2 और H2 O2 में दिखाया था मैंने आपको 1.5 2.0 1.0, तो सबसे ज्यादा O2, फिर O3, फिर H2 O2 में किसकी बॉन्ड एनर्जी की बात की गई है, OO बॉन्ड एनर्जी। तो इस तरह से अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर अच्छी तरह से आता है, परसेंटेज एस करेक्टर, पोलर नेचर, डेल्टा EN का इफेक्ट, पोलर नेचर देखो आप, ठीक है। तो ऐसा ही अगर मान लो आप पोलर नेचर की बात करें तो बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EN, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतनी ही ज्यादा बॉन्ड एनर्जी। जैसे C सिंगल बॉन्ड N, C सिंगल बॉन्ड O, C सिंगल बॉन्ड F, तो यहां पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ये हो गया, यहां 3.0 माइनस 2.5, यहां 3.5 माइनस 2.5, यहां 4 माइनस 2.5, तो ये ऑर्डर मिलेगा बॉन्ड एनर्जी का। ऐसे HF, HCl, HBr, HI मिलेगा, समझ गए ना। तो इस तरह से बॉन्ड एनर्जी का इफेक्ट दिखता है। और चले गए आप C सिंगल बॉन्ड, ये मैंने बताई थी, और बॉन्ड लेंथ अगर इसमें पूछ ली जाती तो बिल्कुल उल्टा लिख देना। तो डेल्टा EN का इफेक्ट पड़ता है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा एटम का जो बॉन्ड है, ये सॉरी मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड है उतना ज्यादा पोलराइज्ड होगा, और पोलराइजेशन से क्या होगा कि उनमें अट्रैक्शन आएगा, और अट्रैक्शन के कारण ही इस तरह से चेंज आता है। ठीक इसी तरह से आप देखोगे C, ये है H, ठीक है, डबल बॉन्ड H, और ये सिंगल बॉन्ड वाला है, मतलब ये एल्केन है, ये एल्कीन है, ये एल्काइन है। मैंने आपसे बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पूछ लिया तो ये हो जाएगा। रेजोनेंस अगर आपसे आता है, रेजोनेंस से रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो और बॉन्ड ऑर्डर के बेस पर बता दो कि क्या बॉन्ड एनर्जी होगी। तो इस तरह से जो फैक्टर्स हैं, कई बार हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पूछ लिया जाता है, तो HF में सबसे ज्यादा, फिर H2O में, और फिर किसमें मिलता है, NH3। इस तरह से तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है बच्चों, वो ध्यान रखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एसिडिक नेचर ऑफ, ठीक है, EH बॉन्ड अपॉन बेसिसिटी ऑफ, ठीक है, लोन पेयर डोनर एटम। इस तरह से मतलब है कि अगर आपको 3 बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड दे रखे हैं, देखो 2 प्रकार से क्वेश्चन बनता है। एक लिखा है, जैसे मैंने यहां लिखा FH डैश डैश FH, OH डैश डैश OH, और NH डैश डैश NH। ओके, तो यहां पर अगर आपसे कहा जाए कि ये है A, ये है B, ये है C, तो आप सीधा ऐसा लिखेंगे कि अगर सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछी गई है तो ये ऑर्डर होगा, जितना ज्यादा एसिडिक नेचर होगा ऐसा। दूसरा है कि अगर बॉन्ड सेम दिखाया गया है, जैसे मैंने ये लिख दिया, यहां पर आपको दे दिया मैंने क्या कि F और H, यहां पर डैश O और H, यहां पर डैश N और H दे दिया, तो यहां पर लोन पेयर जो डोनर एटम है ना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है, या बेसिसिटी लोन पेयर की। तो सबसे ज्यादा बेसिक अमोनिया, उससे कम बेसिक H2, उससे कम HF। तो यहां A है, यहां B है, C है, तो हम लिखेंगे C, D और क्या A। ये है इनकी बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा एसिडिक, तीनों में एसिडिटी तो
लेकिन सबसे ज्यादा बेसिसिटी यहाँ सबसे अच्छा लोन पेयर डोनर या अट्रैक्टर जो है प्रोटॉन को अट्रैक्ट करने वाला नाइट्रोजन ये हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर के थ्रू H अट्रैक्ट होता है। तो इस तरह से बॉन्ड एनर्जी के बारे में आपको अच्छी तरह से नॉलेज होना जरूरी है। अब पूछ लिया जाता है कि बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या होगा। तो देखो सबसे अगर हम बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है पर मोल की, ठीक है, पर मोल। तो आयोनिक बॉन्ड की हो गई, फिर आता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें सेमी पोलर नेचर होता है। फिर आ जाएगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड सीधा। फिर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें बॉन्ड बॉन्ड के बीच में किसी प्रकार की पोलैरिटी ना हुई हो। फिर इससे कम किसकी होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड वाले की। अगर हम बॉन्ड, हालांकि वो केमिकल बॉन्ड नहीं है, लेकिन अगर हमसे कंपेयर करके पूछ लिया जाए तो फिर आ जाएगा डाइपोल अट्रैक्शन, फिर हो जाएगा डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, और फिर होता है लैंडन फोर्स, या हम कहें वांडर वाल फोर्स, या कहें डिस्पर्शन फोर्स इनके बीच में। नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो ये एक बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होता है। तो इस तरह से बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड काफी कुछ मैटर आता रहता है, आपसे सब इंपॉर्टेंट जो है आना चाहिए, मतलब पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर आपको सीधा सा है, बॉन्ड ऑर्डर पता लगा लो और बस डायरेक्ट ओके। तो यहां तक नोट करो। अब देखो बच्चों, अब नेक्स्ट आ जाता है बॉन्ड एंगल, बंध कोण। तो सबसे फर्स्ट तो ये है कि द एवरेज एंगल बिटवीन नियरेस्ट एडजेसेंट बॉन्ड्स, कि मॉलिक्यूल में दो नियरेस्ट जो एडजेसेंट बॉन्ड हैं उनके बीच का एंगल जो एवरेज वैल्यू है वही क्या है यहाँ पर थीटा होता है। समझ गए ना। जैसे आप H2O में देखते हैं V से स्ट्रक्चर होता है 104.5 डिग्री का होता है बॉन्ड एंगल, अमोनिया में 107.5 डिग्री का होता है, CH4 में 109.5 डिग्री का होता है, CO2 में 180 डिग्री का होता है। तो इस तरह से ये बॉन्ड एंगल है। बॉन्ड एंगल की जो वैल्यू है इट इज डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किस तरह का है, क्या स्ट्रक्चर है। वैसे हम इसको बॉन्ड एंगल के बारे में पूरी डिटेल वैसे पर थ्योरी में लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन जब हम समझेंगे तो उस हाइब्रिडाइजेशन में मैं बॉन्ड एंगल को पूरा डिटेल में लूंगा वैसे पर थ्योरी। यहाँ पर हमारे बॉन्ड पैरामीटर से रिलेटेड है तो थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं मैं, ओके। ऐसे ही BF3 में देखो 120 डिग्री का है, CO2 में। अब हम यहाँ आ जाते हैं कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल, यहाँ में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे दे रखे हो जिनमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स बिल्कुल बराबर है और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, ठीक है, एंड सेम हाइब्रिडाइजेशन। तो ध्यान रखना है बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम जो होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पेरिफेरल एटम। मींस बॉन्डेड एटम, जो बॉन्डेड सेंट्रल एटम से एटम्स बॉन्डेड हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, अगर वो ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, फैक्टर्स बता दूं। अब आता है कि डिफरेंट लोन पेयर्स बॉन्ड पेयर हो बट सेम हाइब्रिडाइजेशन, क्या हो, सेम हाइब्रिडाइजेशन। तो ध्यान रखें बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी लोन पेयर्स। ज्यादा लोन पेयर हैं तो उनमें रिपल्सन ज्यादा होता है, ऐसे में बॉन्ड पेयर रिपेल होते हैं और मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। अगर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या उसका रेडिकल दिया गया है और उसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है, बॉन्ड एंगल को ध्यान रखें थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी s परसेंटेज कैरेक्टर, cos थीटा इक्वल टू s अपॉन s माइनस s। यहां s फ्रैक्शन में आ जाएगा, बाद में से आप परसेंटेज इनटू 100 कर दोगे तो ये s परसेंटेज कैरेक्टर आ जाएगा, सीधा परसेंट में आएगा। कि हमें बॉन्ड एंगल की वैल्यू पता हो तो cos थीटा इक्वल टू s अपॉन s माइनस 1 इनटू 100, तो यहां s परसेंटेज में आ जाएगा। परसेंटेज कैरेक्टर पता है तो आप बता सकते हैं कि उस मॉलिक्यूल में क्या बॉन्ड एंगल होगा। अब देखो, अब हम इनके सबके एग्जांपल से समझते हैं। पहले
समझ गए ना कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर किस तरह से आपको बॉन्ड एंगल को डिटरमाइन करना है। देखो पहला आते हैं कि ये है CH4 H2O और ये है क्या हमारे पास NH3। H2O में दो लोन पेयर होते हैं इसमें, तो आप देखोगे कि जो CH4 है इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन है sp3। H2O में चले जाओ आप, ठीक है, तो इसमें दो लोन पेयर है ऐसे, और अमोनिया में चले जाओगे आप तो अमोनिया में केवल एक लोन पेयर है। हाइब्रिडाइजेशन तीनों में सेम है, यहां पर भी और यहां पर। तो ध्यान रखें कि लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन, और कम होता है बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ये ऑर्डर होता है रिपल्सन का, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। क्या है ये? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का ऑर्डर। तो यहां पर ये जो रिपल्सन लग रहा है ये है लोन पेयर रिपल्सन। समझ गए बच्चों? ये जो रिपल्सन लग रहा है ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, और यहां पर जो ये रिपल्सन लग रहा है ये है कौन सा रिपल्सन है? बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ऐसे रिपल्सन होने से बॉन्ड एंगल में डेविएशन आता है, तो जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उतना ही ज्यादा रिपल्सन लगेगा। तो आप देखोगे कि जो CH4 में थीटा है वो 109.5 डिग्री का होता है। अगर आप अमोनिया में चले जाएं, एक लोन पेयर था तो 107.5 डिग्री का होगा, और H2O में थीटा में जाएंगे तो ये होगा 104.5 डिग्री का। इस तरह से लोन पेयर रिपल्सन होने के कारण बॉन्ड एंगल्स चेंज हो जाता है और ये कंडीशन मिलती है। ध्यान रखें कि लोन पेयर अगर किसी मॉलिक्यूल में है और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर प्लेनर या परपेंडिकुलर किसी भी तरह से है, तो लोन पेयर हमेशा वहां आता है जहां पर क्या हो? S कैरेक्टर ज्यादा हो। मींस अगर हम ये कहें कि लोन पेयर, आपको ध्यान रखना है कि लोन पेयर ऑक्यूपाइड, ठीक है, दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग, ठीक है, मोर S परसेंटेज कैरेक्टर। समझ गए ना कि वहां पर अपने आप को एडजस्ट करेगा जहां ज्यादा से ज्यादा S परसेंटेज कैरेक्टर हो। इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर आपके पास ये लिखा हुआ है SF4, तो SF4 में अगर आप देखें तो sp3 कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3d। तो यहां पर अगर आप देखें ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये तो हो गए कौन से हैं? ये हो गए इक्वेटोरियल। क्या हो गए? इक्वेटोरियल पोजीशन, और ये क्या है? एक्सियल पोजीशन। अब आपसे कहा जाए कि इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में S परसेंटेज कैरेक्टर देखना है। अगर आप यहां देखें कि इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में S परसेंटेज कैरेक्टर क्या है, तो ये 90 डिग्री का है, और यहां पर अगर आप बॉन्ड एंगल देखेंगे तो कितने का है? 120 डिग्री का। तो cos 90 S अपॉन S माइनस 1 इंटू 100, तो ये तो हो गया 0, तो S अपॉन S माइनस 1 इंटू 100, तो S आएगा 0। मींस यहां पर S परसेंटेज कितना आएगा? 0। अब आप इसमें रख के देख लो, यहां पर अगर आप देखें कि cos 120 डिग्री इक्वल टू S अपॉन S माइनस 1 इंटू 100, तो S आएगा 33%। तो यहां पर 33% S कैरेक्टर है। मींस यहां पर तो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 1 S, क्यों? क्योंकि S कैरेक्टर आ रहा है 33, और यहां पर आप देखोगे तो dp है, ना कि S हाइब्रिडाइजेशन। तो S कैरेक्टर आपको देख रहे हैं, S परसेंटेज कैरेक्टर यहां हाई है और यहां लो है। तो लोन पेयर अगर आप इसमें देखें, जो एक लोन पेयर है वो इस पोजीशन में रहेगा, और यही रीजन है कि इसमें जो है कौन सा स्ट्रक्चर मिलता है? सीसॉ स्ट्रक्चर। समझ गए ना? अगर आपसे कहा जाए IF3 है, इसमें दो लोन पेयर होते हैं, तो IF3 में आयोडीन, एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां, और इस तरह से यहां पर लोन पेयर है। कहां पर? इक्वेटोरियल पोजीशन। क्यों? क्योंकि इन तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में सबसे ज्यादा S कैरेक्टर होगा, इनमें 0 है। इस तरह से लोन पेयर की पोजीशन बता सकते हैं परसेंटेज यानी कैरेक्टर निकाल के कि S कैरेक्टर कहां ज्यादा है। जैसे एक क्वेश्चन आता रहता है कि ये है PF2CL3, तो F और F के बीच का बॉन्ड
बेंट रूल है। बेंट रूल ये कहता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में डिफरेंट टाइप्स के एटम्स आ गए हों हाइब्रिड ऑर्बिटल से बॉन्डेड होने के लिए, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस हाइब्रिड ऑर्बिटल से बॉन्डेड होता है जिसमें s कैरेक्टर कम हो। समझ गए ना? बेंट रूल देखो ये क्या कहता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, बॉन्डेड विद किससे? हाइब्रिड ऑर्बिटल, दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग मोर p कैरेक्टर और लेस s कैरेक्टर। समझ गए ना कि जिसमें p कैरेक्टर कम और s कैरेक्टर ज्यादा हो उसमें मोर इलेक्ट्रो और लेस जो होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, बॉन्डेड विद, ठीक है, हाई s परसेंटेज कैरेक्टर ऑर्बिटल, कि जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ये उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ बॉन्डेड होगा जिसमें कि क्या हो, s कैरेक्टर ज्यादा हो, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उसमें बॉन्डेड होगा जिसमें s कैरेक्टर कम हो। ऐसा क्यों? क्योंकि अमीर और गरीब के रिलेशन में जल्दी बनते हैं, अमीर के बीच में दिक्कत आती है, सब एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और s कैरेक्टर ज्यादा है, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो कोई बड़े के साथ संबंध नहीं बनाना चाहता। यही रीजन इसमें दिखता है। देखो अब आपसे पूछ लिया गया कि इसमें FF बॉन्ड एंगल कितना होगा, CL, तो यहां पर हमने फास्फोरस रखा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। अभी आपको मैंने s कैरेक्टर निकाल के बताया था कि इन ऑर्बिटल में s कैरेक्टर 0 है, इन 3 ऑर्बिटल्स का भी आपको निकाल के बताया s कैरेक्टर 33% है, मींस यहां का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 और de है। तो फ्लोरीन यहां आके जुड़ेगा, क्लोरीन जो है यहां जुड़ेगा, यहां जुड़ेगा। तो अब आपसे पूछा गया कि FPF का एंगल कितने का है, तो 180 डिग्री का, जबकि P यह हम कहें कि Cl बॉन्ड एंगल कितने का होगा, 120 डिग्री का होगा। इस तरह से आप किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर की प्रेजेंस बता सकते हैं। कौन सा एटम, कई बार इसमें क्वेश्चन आता है कि क्या ये मॉलिक्यूल पोलर होगा, तो अगर हम ये कहें कि PCl2 और F2, ठीक है, सॉरी PC ये ऐसा लिख दूं मैं, और एक यही लिखा है PF2Cl3, कौन पोलर है और कौन नॉन पोलर है? तो आप देखोगे कि यहां डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल मोमेंट, तो ये जो मॉलिक्यूल होगा ये कैसा होगा, नॉन पोलर। क्यों? तो आप ऐसा लिखेंगे कि PF2Cl3 इज द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें दोनों फ्लोराइड एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है 180 डिग्री के, और ये रेगुलर शेप में है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप में, तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। बट अगर आप इसमें देखें कि इसकी क्या स्ट्रक्चर होगा, तो आप यहां पर फास्फोरस बनाया और आपने यहां पर, तो देखो दो फ्लोरीन तो एक यहां रहेगा, एक यहां, और एक फ्लोरीन यहां रहेगा, और 2 क्लोरीन आप ऐसा रखेंगे, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में जाएगा जहां मोर s कैरेक्टर हो, तो ऐसे में ये नॉन पोलर रहेगा, सॉरी कैसा रहेगा, पोलर। क्यों? क्योंकि ये और ये तो कैंसिल हो गए, बट ये डाइपोल मोमेंट और ये डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कंप्लीटली बैलेंस्ड नहीं करेंगे। ऐसे में ये मॉलिक्यूल जो है कैसा हो जाएगा, किस नेचर का होगा, ये वाला पोलर नेचर का, जबकि ये वाला कैसा था, नॉन पोलर नेचर का। तो बॉन्ड एंगल बता सकते हैं, बस आपको जरूरी है कि s परसेंटेज कैरेक्टर निकालना आना चाहिए, तभी आप बता सकते हैं कि उसमें क्या एक है। यहां तक समझ गए? देखो अब आता है कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अब इस तरह का क्वेश्चन आता है, जैसे लिखा है NH3 PH3 ASH3 SBH3। अब इसमें देखो यहां पर अगर हम देखें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहां पर sp3 है, यहां sp3 है, यहां sp3 है। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें बॉन्ड एंगल आप जानते हैं कि ये लगभग कितने का होता है, 107.5, ठीक है। इससे कम आ जाता है PH3 में 93 डिग्री के आसपास होता है, ASH3 में चले जाओगे 92 डिग्री का, SBH3 में 91 और BIH3 में चले जाए तो 90 डिग्री से इस तरह का होता है।
क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम, ये है इनके सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम में नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी। ऐसा तो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। और वैसे भी बता दूं कि ग्रुप में केवल पहले मेंबर में हाइब्रिडाइजेशन का रूल लगता है, बाकी नीचे के एटम्स में हाइब्रिडाइजेशन रूल्स नहीं लगते, क्योंकि इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है इन ऑर्बिटल्स में, समझ गए ना। तो इस तरह से इनमें फिर वही एंगल आता है जो p ऑर्बिटल्स के बीच का होता है। तो ये 90 के आसपास ही बने होते हैं। क्यों? क्योंकि जो p ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे से कितने एंगल में होते हैं? 90 डिग्री। यही देखा होगा कि आप चाहे H2S से H2O, H2S, H2S में चले जाओ तो भी वो 90 से नीचे नहीं जाते, क्योंकि ज्यादा बड़े एटम में फिर हाइब्रिडाइजेशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता। उनमें फिर इस तरह से केवल प्योर p ऑर्बिटल्स ही बॉन्ड्स बनाते हैं, और यही रीजन है कि बॉन्ड एंगल फिर 90 डिग्री से नीचे नहीं जाता। इस तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस में बताया है। अब वो क्या है? पेरिफेरल। तो देखो जैसे यहां लिखा है pF3, pCl3, pBr3 और pI3, यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहां पर sp3 है, यहां पर sp3 है, यहां sp3 है, यहां एक लॉन्ग पेयर, यहां एक लॉन्ग पेयर, यहां एक लॉन्ग पेयर, यहां लॉन्ग पेयर। अब तीनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर सेम है। फिर तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर अगर आप देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो बॉन्ड एंगल जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पेरिफेरी एटम या बॉन्डेड एटम। तो हम यहां देखेंगे कि pF3 से ज्यादा बॉन्ड एंगल pCl3, pBr3 और इससे ज्यादा pI3, ये लगभग 101 के आसपास का होता है। तो 102, 103, 104 के आसपास का डिग्री में आता है। तो क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। तो अगर बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम देखें कि ये है फास्फोरस, ठीक है, ये सॉरी, और ये है, तो ये जो बॉन्ड पेयर है ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ऊपर की तरफ जाएगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो नीचे की तरफ जाएगा। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण क्या होता है? जैसे हम यहाँ क्लोरीन है तो यहाँ पर भी खिसकेगा बॉन्ड पेयर, इस तरफ भी खिसकेगा नहीं। तो ऐसे में जैसे ही इस पेरिफेरी एटम की तरफ बॉन्ड पेयर जाएगा तो ये डिस्टेंस बढ़ने से लोन पेयर इनको ज्यादा दबा देता है, और दबा देने के कारण ही बॉन्ड एंगल कम हो गया। जबकि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड पेयर ऊपर की तरफ जाएगा, उसमें रिपल्सन ज्यादा होगा और वो फैलेगा, बॉन्ड फैलने लगेगा और ये बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। और यही रीजन है कि हमें इस तरह का ऑर्डर मिलता है कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा, पेरिफेरी है तो कम। इस तरह से बॉन्ड एंगल इफेक्टेड होता है जब लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पेयर सेम लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, तो आपको ये ध्यान रखना है। तीसरा मैंने बताया है ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आप गए हैं तो थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो थीटा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द s परसेंटेज कैरेक्टर। अब आप देखो जैसे यहां पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, sp, sp2 और sp3, ठीक है। तो यहां पर अगर आप s परसेंटेज देखें तो 50%, s है 33%, s है, ठीक है, कितना हो गया आपके पास 25%। तो यहां एंगल 180 डिग्री का है, यहां 120 डिग्री का है, यहां कितने का है 109.5 डिग्री का है। तो इस तरह से s परसेंटेज कैरेक्टर से भी बॉन्ड एंगल इफेक्टेड होता है। तो s परसेंटेज कैरेक्टर के बेस पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर, ठीक है, बेंड रूल लगा के बॉन्ड एंगल बता सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर हम बॉन्ड एंगल बता सकते हैं। और ज्यादा डिटेल में अगर हम जाएंगे तो बॉन्ड एंगल जो है हम कहां देखेंगे, डिस्कस करेंगे वैसे पर थ्योरी में, वहां पर हम और क्लियर कर लेंगे कि किस तरह से बॉन्ड एंगल चेंज होता है। यहां तक समझ गए। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, तो इसको नोट करो। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं डाइपोल मोमेंट के बारे में, न्यू। ओके, वैसे मैंने इस पूरी डाइपोल मोमेंट को डिटेल में अच्छी तरह से डिस्कस किया है केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। यहां मैं शॉर्ट में लूंगा लेकिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो देखो यहां पर हम जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट इज द
ठीक है, इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज इन वन पोल ऑफ डाइपोलर मोमेंट, ठीक है, इनटू बॉन्ड डिस्टेंस। मींस सीधा सीधा है कि किसी डाइपोलर मॉलिक्यूल के एक टर्मिनल के चार्ज और उसकी बॉन्ड लेंथ का जो प्रोडक्ट है वही है डाइपोल मोमेंट। कि ये कोई डाइपोलर मॉलिक्यूल है बच्चों, ठीक है, तो इस डाइपोलर मॉलिक्यूल के एक टर्मिनल का चार्ज कितना है वो लिया जाए और इनके दोनों टर्मिनल के बीच की डिस्टेंस क्या है, मींस उसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, इसका प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है, डाइपोल मोमेंट। तो Q क्या है, चार्ज क्वांटिटी इन वन पोल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। डायरेक्ट क्वेश्चन में ना देके आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर दे रखा होता है। तो देखो ऐसे सोचें आप कि अगर मॉलिक्यूल 100% आयोनाइज्ड हो, मींस प्लस माइनस बिल्कुल अलग हो, तो एक टर्मिनल में अगर एक प्लस है तो चार्ज कितना होगा, लेकिन अगर उसका परसेंटेज 100 से कम है तो Q कैसे कैलकुलेट करोगे, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर अपॉन 100 into 4.802 into 10 to the power minus 10 ESU, इससे Q आ जाएगा। और आपको जो भी बॉन्ड लेंथ दे रखी है उसे किसमें लेना होता है, सेंटीमीटर में। तो यूनिट क्या होगी कि Q जो ESU है और R जो सेंटीमीटर में है उसमें 10 to the power minus 18 ESU सेंटीमीटर इक्वल टू होता है डिवाई। क्या होती है इसकी यूनिट, डिवाई। तो हम डिवाई में मेजर करेंगे। 1 ESU इक्वल टू इतना कूलॉम होता है और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू इतना होता है। तो 1 डिवाई की वैल्यू सेंटीमीटर, कूलॉम सेंटीमीटर में अगर आपको बतानी है ऐसा यूनिट में, तो आप इस तरह से डिवाई को कूलॉम में, मीटर में चेंज कर सकते हैं। ये रिलेशन है। ये रिलेशन कहां से आया, तो आप जानते हैं कि एक रिलेशन होता है कि 4.802 10 to the power minus 10 ESU equal to 1.602 10 to the power 19 कूलॉम। तो 1 ESU equal to सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर 10 to the power minus 2 मीटर। तो ESU सेंटीमीटर हटा के और ये वैल्यू पुट अप करोगे तो लास्ट में ये आ जाएगा। तो डिवाई को अगर कूलॉम मीटर में चेंज करना है तो इससे मल्टीप्लाई कर देना जो भी डाइपोल मोमेंट आया हो। अब आता है कि अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है कोई, तो ऐसे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट उसके बॉन्ड मोमेंट के बराबर होगा। जैसे HF का, तो HF का डाइपोल मोमेंट के बराबर होगा, HCl के लिए H और Cl के मोमेंट के बराबर होगा। और मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल है बच्चों, तो मॉलिक्यूल का जब हम डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो रूट थीटा ये हो जाता है μ1 प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ cos थीटा। यहाँ μ1 μ2 डाइपोल मोमेंट है, बॉन्ड मोमेंट है, मतलब यहाँ पर μ1 μ2 क्या है बच्चों, बॉन्ड मोमेंट्स। पर्टिकुलर जो बॉन्ड्स दे रखे हैं उनके मोमेंट्स है, एडजेसेंट पोजीशन में जो बॉन्ड्स हैं उनका लेना है, और थीटा है बॉन्ड एंगल। जैसे ये है H2O, अब हमें H2O का डाइपोल मोमेंट बताना है। यहां मैं मिटा दूं, इसको हटा देता हूं, ठीक है। तो H2O का डाइपोल मोमेंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आपको दे रखा है, देखो आप अच्छे तरह से इस डाइपोल मोमेंट में आपको μ1 कितना दे रखा है 1.51, μ2 कितना है 1.51 डिवाई में है, थीटा कितना है देखो आप 104.5 डिग्री। अब हम इसमें फॉर्मूला में रखेंगे H2O का, तो यहां पर हो जाएगा 1.51 का स्क्वायर प्लस 1.51 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, और यहां हो जाएगा 1.51 into 1.51 cos, कितने का एंगल होगा 104.5। तो यहां पर cos 104.5 डिग्री इक्वल टू होता है -0.2476। जब आप इन सब की वैल्यू रखोगे तो आपको μH2 मिलेगा 1.85 डिवाइड, कितना आ जाएगा 1.85 डिवाइड। बस हमें cos थीटा की वैल्यू को सॉल्व करना होगा। अब देखो बच्चों, डाइपोल मोमेंट जो है, कई बार ऐसा होता है कि डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जो है थीटा एंगल के साथ आप देखोगे डाइपोल मोमेंट किस तरह से चेंज होता है, इस वैल्यू को अच्छी तरह से समझते हैं तो ओके, पहले इतना नोट कर लें, अब हम आगे बताते हैं आपको। अब देखो बच्चों, मैं थीटा की कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज बता दूं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। जैसे थीटा 0 है तो 1, थीटा 30 है तो ये थीटा 60, ये वैल्यू तो वैसे भी आप सीरीज से देख सकते हैं, ओके। अब यहां पर बता दूं, अगर थीटा 0 है तो cos थीटा कितना आ जाएगा
1। तो ऐसे में हमारा रिलेशन ये बन जाएगा। और आगे देखें तो हमारे पास आ जाएगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला ही है। तो म्यू आर इक्वल टू θ1 प्लस θ2 का स्क्वायर मींस म्यू आर इक्वल टू θ1 प्लस θ2 मींस मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा, मॉलिक्यूल में मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट मिलेगा अगर इस तरह की कंडीशन है। दूसरा है थीटा 180 डिग्री का है, दो सेम एडजेसेंट, ध्यान रखें थीटा इज द बॉन्ड एंगल बिटवीन टू सेम एडजेसेंट बॉन्ड, वो है मींस अगर हम ये कहें कि यहां पर ये है B, ये है A, ये है B, तो ये 180 डिग्री का एंगल बताया गया है। तो ऐसे में θ1 ये है, तो और आगे करोगे तो आपके पास ये फाइनल निकलेगा म्यू आर इक्वल टू θ1 माइनस θ2, रिजल्टेंट मिनिमम हो जाएगा। अगर दोनों बॉन्ड एंगल बिल्कुल बराबर है तो 0 हो जाएगा। अगर एक दूसरे के अपोजिट है लेकिन μ1 μ2 बराबर नहीं है, देखो μ1 μ2 बराबर है तब तो म्यू आर क्या आ जाएगा 0, लेकिन अगर μ1 और μ2 बराबर नहीं है तो म्यू आर 0 नहीं होगा, ध्यान रखें। वो एक दूसरे से रिजल्टेंट को आपको कैंसिल करने के बाद क्या बचता है वो कैलकुलेट करना होगा। मींस अगर हम ये कहें कि यहाँ पर Cl है, यहाँ Cl है, तो ये और ये, तो ऐसे में म्यू कितना हो जाएगा 0। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि यहां पर इस तरह से है Cl और यहां क्या है NO2, ये μ1 है और ये है μ2, सपोज ये 1 पॉइंट या हम ये कहें कि 0.78 है, ठीक है, और ये है मान लो 3.78, तो हम लिखेंगे μ2 ऐसा करके μ1 ज्यादा वैल्यू से 3.78 माइनस 0.78 तो 3.0 डिवाइड। तो दोनों एटम का डायरेक्शन एक ही हो या ऐसा भी हो, अगर देखो ध्यान से सुने कि जो बॉन्ड एंगल जैसे CO2 कि डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये इस तरफ ये इस तरफ, तो म्यू क्या होगा 0। ये ऐसा नहीं है, CO पोलर बॉन्ड है बट मॉलिक्यूल कैसा होगा नॉन पोलर, समझ गए ना। इस तरह से ध्यान रखें डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव के टर्मिनल की, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ लेना होता है डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। लेकिन अगर मान लो इस तरह का भी कोई ग्रुप जुड़ा हो जैसे कि सेम CH3, ये है CH3, तो भी यहां पर डाइपोल मोमेंट क्या होगा बच्चों 0 होगा, समझ गए ना। क्यों? क्योंकि ये और ये इस तरह से इंडिकेट करेंगे तो भी रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 0। लेकिन अगर दोनों यहां पर अलग अलग ग्रुप हैं CH3 भले इलेक्ट्रॉन ड्रॉपिंग में या इसका भी इसी तरह का ये है, तो यहां म्यू 0 नहीं होगा, समझ गए ना इस तरह से। तो ये डाइपोल मोमेंट बताना होता है कि किस तरह से आपको मैक्सिमम मिनिमम रिजल्टेंट, बाकी जो भी वैल्यू आएगी वो थीटा पे डिपेंड करेगी, वो थीटा आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, उसके बेस पर आपको सॉल्व करना है। अब हम आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो एक तो होता है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, कोई भी केमिकल बॉन्ड की पोलैरिटी जो है, इतना सा ध्यान रखना है, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइपोल मोमेंट। जैसे HF HCl H3 और HI, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट इसका है, तो सबसे ज्यादा पोलर, तो हम यहां पर देखें तो ये हम इसकी पोलैरिटी का ऑर्डर बता सकते हैं कि HF सबसे ज्यादा पोलर होगा। ऐसे ही नेचर ऑफ मॉलिक्यूल बताना है, अगर डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का 0 है तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा, नॉन पोलर होगा। अगर डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है तो अनसिमेट्रिकल और कैसा माना जाएगा पोलर मॉलिक्यूल। देखो हम कुछ एग्जांपल से बताते हैं कि किस तरह से डाइपोल मोमेंट के बेस पर अगर आप उसके डाइपोल मोमेंट या इसका स्ट्रक्चर समझते हैं तो आप बताएंगे कि वो पोलर है या नॉन पोलर। अब देखो म्यू किनका 0 है, जैसे आप देखें BeCl2, तो BeCl एंड Cl ये 180 डिग्री, तो म्यू कितना होगा 0। BF3 अगर आप यहां जाएं तो ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तो भी म्यू क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से BF3 AlCl3 BeF2 CO2 है ना, CCl4 और SiCl4 PCl5 SF6 IF7, समझ गए ना बच्चों, XeF4 XeF2, ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनका डाइपोल मोमेंट 0 होगा, मींस ये बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के हैं और बॉन्ड एंगल कितने के हैं, सॉरी, और ये नॉन पोलर है। बट अगर हम पोलर की बात करें कि पोलर मॉलिक्यूल्स कौन कौन से, तो जिनका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता, देखो ये है
इनका जीरो नहीं है, जैसे H2O, H2S, HX, CO, IF3, SF4, ठीक है, XCF6, NH3, PH3, SO2, ठीक है, इसमें SO3 आता है लेकिन इसमें SO2, CO और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि डाइपोल में जीरो नहीं। तो ये सब कैसे हैं? पोलर और अनसिमेट्रिकल, इनमें कोई सिमेट्री नहीं है, इस तरह से इनमें डाइपोल मोमेंट। इसी में XCF4 आ जाता है, ये XCF4 इसका स्ट्रक्चर में आता है, ठीक है। तो ये इस तरह से सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल किस तरह से हैं आप इनको बता सकते हैं। और देखो आप, अगर हम इसमें चले जाएं, एक होता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, ठीक है, आयनिक कैरेक्टर बताना है आपको, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, किसमें देखना है? कोवैलेंट कंपाउंड। तो कैसे निकालेंगे? तो ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू होता है म्यू ऑब्जर्व इनटू 100 अपॉन म्यू कैलकुलेटेड। देखो म्यू ऑब्जर्व तो आपको गिवन होगा, क्या होगा? गिवन होगा, और म्यू कैलकुलेटेड इक्वल टू 4.802 इनटू आर एंगस्ट्रॉम में ले लें। समझ गए बच्चों? इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये डिवाई में आ जाएगा, जब ये डिवाई में दे रखा हो इसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा क्यों किया? ये कहलाता है कि जब मॉलिक्यूल 100% आयोनाइज्ड हो तो उसमें डाइपोल मोमेंट इतना हो सकता है कि डिवाइड में अगर निकालोगे तो आर एंगस्ट्रॉम वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना। जैसे आपको लिखा है गिवन कि HCl, ठीक है, कि HCl है, म्यू ऑब्जर्व जो है वो है 1.03 डिवाइड, आर जो है एंगस्ट्रॉम में वो है 1.27 एंगस्ट्रॉम। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? तो सबसे पहले आपने लिखा म्यू ऑब्जर्व, तो 1.03 डिवाइड, मैंने कहा म्यू कैलकुलेटेड कितना हुआ, तो आप लिखेंगे 4.802 into 1.27 एंगस्ट्रॉम में, जो एंगस्ट्रॉम में था सीधा है, इस वैल्यू से आपको क्या कैलकुलेट कर लेना है। तो ये आ जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा? 4.802 into 1.27, तो ये है 6.09 डिवाइड। अब आप परसेंटेज कैरेक्टर ऑफ HCl 1.03 डिवाइड अपॉन 6.09 डिवाइड इनटू 100, ये है ना फॉर्मूला। तो ये है इस तरह से, तो 1.03 डिवाइडेड बाय 6.09, तो ये आ गया आपके पास 16.91%, जो कि 17 के आसपास का है। तो जब ये डिवाइड में हो तब ये डिवाइड में लेना है, जब ये कूलोमीटर में है तब ये कूलोमीटर में लेना है। समझ गए ना? तो अगर आपको ये बता दूं कि ऑब्जर्व, ठीक है, ये किसमें है? कूलोमीटर में, तो म्यू कैलकुलेटेड कैसे निकालोगे? तो 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम इनटू बॉन्ड लेंथ जो है आपको दे रखी होगी उसे मीटर में लोगे तो म्यू कैलकुलेटेड हो जाएगा। म्यू ऑब्जर्व आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, ऐसे सॉल्व करके परसेंटेज, तो दोनों सेम यूनिट में लेके और फिर कैलकुलेट करना है। तो एक तो ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने में इसका एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, काफी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इससे। तीसरा है, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या लेना है हमें? जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। ध्यान रखें कि जो म्यू सिस होता है वो ग्रेटर देन म्यू ट्रांस। समझ गए बच्चों? जैसे ये लिखा है Cl H डबल बॉन्ड Cl और H, ये थीटा आ जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ Cl H डबल बॉन्ड यहाँ H और ये है Cl, तो ये डाइपोल मोमेंट और ये डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ म्यू जीरो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर म्यू क्या है कि ये दूसरे को इस तरह से कैंसिल कर देगा, तो यहाँ म्यू जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से सिस ट्रांस में भी हम क्या बता सकते हैं कि कौन जीरो होगा। जैसे इसका है 1.86, कितना है? 1.86, जबकि इसका म्यू कितना आ रहा है? जीरो, क्योंकि ये कैंसिल नहीं कर सकते, ये कैंसिल कर देते हैं। अलग अलग ग्रुप है तो फिर आपको उनका ऐसा नहीं कि सब में जीरो हो। अब सपोज यहाँ पर H और यहाँ Cl है डबल बॉन्ड,
यहाँ H और यहाँ F है तो इसका डाइपोल मोमेंट ये है, तो मान लो ये μ1 है और ये क्या है μ2, तो हम लिखेंगे μ1 सॉरी μ2 माइनस μ1 इक्वल टू μr, ऐसे निकाल सकते हैं। समझ गए ना? तो इस तरह से डाइपोल मोमेंट आपको जियोमेट्रिकल आइसोमर्स में बताने होते हैं। अब हम नेक्स्ट में आ जाते हैं कि यहां पर होता है पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ बेंजीन। ओके, दो कंडीशन है कि व्हेन टू ग्रुप्स ऑफ substituted benzene are electron withdrawing, समझ गए ना? या तो ये हो या इलेक्ट्रॉन क्या हो बच्चों रिलीजिंग। तो ध्यान रखना है कि अगर ये सेम ग्रुप है तो फॉर्मूला लगेगा μr इक्वल टू μ1 प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। समझ गए ना? तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा μr डिक्रीज होगा, क्योंकि थीटा अगर इंक्रीज होता है तो cos थीटा डिक्रीज होता है। तो हमारे पास इसका मतलब ऑर्थो, मेटा और पैरा, ये ऑर्डर आएगा। मींस देखो ऐसे कि यहां पर अगर Cl लगा दे, सॉरी यहां पर एक Cl ऐसा, एक यहां पर Cl ले ले और एक यहां पर Cl ले ले, और एक यहां Cl और एक यहां Cl। तो देखो अभी डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, फिर ये एक दूसरे को कैंसिल करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे में ये ऑर्थो डाई, फिर पैरा मेटा, फिर पैरा, यहां पर बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, या तो दोनों बिल्कुल सेम हो, ठीक है। ऐसे ही यहां पर मान लो CH3 और CH3 लगा दे, यहां पर अगर मान लो CH3 और यहां CH3 ले ले, यहां CH3 और यहां CH3, तो भी ये ऑर्डर मिलेगा। समझ गए बच्चों कि सेम इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग लगा दें या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो ये रिलेशन लगता है। और इस बेस पर आप देखोगे कि डाइपोल मोमेंट जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा घटेगा, ये डाइपोल मोमेंट घटता है जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा। अब ऐसी कंडीशन आ जाए कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ऑब्लिक ना होके एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, कौन से ग्रुप हो? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो रिलेशन फिर ये लगेगा ऐसा, और जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, ठीक है, तो μr, ठीक है, तो जैसे जैसे थीटा हमारा बढ़ेगा इसमें μr भी बढ़ता है। समझ गए? इसका मतलब ऑर्थो से ज्यादा मेटा, मेटा से ज्यादा क्या हो जाएगा? पैरा। कैसे? जैसे मैंने यहां पर लिख दिया Cl और CH3, तो ये इस तरह से है, ये इस तरह से। फिर और आगे हम बढ़ जाएंगे, यहाँ Cl और यहाँ CH3, तो ये ऐसे है और ये ऐसे है, और ऐसे का रिजल्टेंट जुड़ने लगेगा, तो लास्ट में आप देखोगे कि ये ऐसे और ये ऐसे है। तो ये ऑर्डर मिलेगा, ऑर्थो से ज्यादा मेटा, मेटा से ज्यादा पैरा में मिलेगा। समझ गए ना? इस तरह से आपको ध्यान देना है डाइपोल मोमेंट के बारे में। अब कई बार ऐसा होता है कि यहां पर ऐसे Cl और ये CH3 दे दिए, तब तो आप सीधा है कि म्यू CCl प्लस क्या जोड़ दो, म्यू CCH3, ऐसे जोड़ के निकाल सकते हैं। और मान लो आपको ऐसा दे दिया गया हो कि यहां पर Cl और यहां पर Br, तो ये μ1 है और ये क्या है बच्चों μ2, तो μr इक्वल टू डायरेक्ट निकाल लोगे आप कैसे कि म्यू CCl माइनस म्यू CBr। अब कई बार CBr अलग और Cl अलग दे रखा होगा और फिर डायरेक्ट ऐसे पूछ देता है, जैसे एक क्वेश्चन आ चुका है ये वाला कि आपको लिख दिया उसमें कि ये है हमारे पास क्लोरोबेंजीन, ठीक है, इसका म्यू जो है 1.89 डिवाइड है, ये सॉरी ये लिखा है 1.76 डिवाइड है सपोज, और उसने दे दिया कि ये है टॉलुइन CH3, म्यू है 0.34 डिवाइड। अब वो ये कहता है कि इसका कितना होगा, तो इसका पूछ लिया जाए कि इसका लिए म्यू कितना होगा, तो हम सीधा जोड़ देंगे म्यू मॉलिक्यूल के लिए, तो हम लिखेंगे म्यू CCl मतलब ये क्लोरोबेंजीन प्लस म्यू CH3, तो यहां आ जाएगा 1.76 डिवाइड प्लस 0.34 डिवाइड, सॉल्व कर लेंगे इस तरह से। अब मान लो आपको ऐसे दे दिया जाए क्वेश्चन कि दोनों देखो ये वाला ग्रुप ऐसा था, ये इस तरह से था, इसलिए एक प्लस था एक माइनस था, इसलिए जोड़ दिया। अब मान लो ऐसा दे दिया जाए
जैसे मैंने उसको बताया था कि आपको यहाँ पर दे दिया उसने क्लोरोबेंजीन का म्यू दे दिया 1.79 डिवाइड, और एक नाइट्रोबेंजीन का दे दिया NO3 का म्यू दे दिया 3.37 डिवाइड, और पूछ ले वो आपसे कि बताएं कि पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन का म्यू कितना होगा। तो अब आपको म्यू D मतलब मॉलिक्यूल का निकालोगे तो म्यू नाइट्रो माइनस म्यू क्या कर दोगे सेम, क्योंकि ये और ये अपोजिट वाले हैं। बस तो आप लिखेंगे 3 पॉइंट जो आपको दे रखा है, ठीक है, कि नाइट्रो का 3.37 माइनस 1.79 डिवाइड, इस तरह से बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स हैं उनके जो है डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चंस आते हैं। ऑर्थो मेटा पैरा, इनकी हमें आइसोमर्स की डिटरमिनेशन करनी होती है, कौन ऑर्थो है कौन मेटा है। तो डाइपोल मोमेंट जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उनका नेचर देख के आपको ये बता देना है कि किस तरह से इनकी सब्स्टिट्यूएंट होंगी। कुछ और एक्सेप्शनल चीजें बता देता हूं। ओके, अब देखो बच्चों कुछ इस तरह के एग्जांपल्स आते रहते हैं ऑब्जेक्ट में। जैसे ये है ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, तो इसमें दो क्लोराइड के बीच में एक्चुअल जितना एंगल होना चाहिए था उससे ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लगता है लोन पेयर के कारण। और ऐसे में जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उससे इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू, तो ये बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो एक्सपेरिमेंट से जब हम इसका एंगल निकालेंगे तो वो कम आएगा और थ्योरेटिकल ज्यादा होगा। थ्योरेटिकली 160 डिग्री के बेस पे निकाला जाएगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट करके तो ये देखा गया कि इसका डाइपोल मोमेंट जितना आना चाहिए था उससे क्या आता है, कम। ऐसे ही OH और F होते हैं, अट्रैक्शन के कारण ये बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है, मतलब ये 60 डिग्री का होना था तो थीटा जो है लेस देन 60 डिग्री हो जाता है, जबकि यहां पर जो थीटा है थीटा ग्रेटर देन 60 हो जाता है। ऐसे में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल में थ्योरेटिकल कम और एक्सपेरिमेंटल ज्यादा है। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो ये दोनों आएगी, क्यों? क्योंकि इनमें इस तरह का रिपल्सन नहीं होता। ऐसे ही NH3 में डाइपोल मोमेंट पूछा जाता है, तो यहां देखोगे कि NH बॉन्ड NF बॉन्ड से कम पोलर है, फिर भी इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है, इसलिए डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इसमें क्या है, NF बॉन्ड पोलर ज्यादा है, लेकिन इसकी जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन वो ऐसा होगा और इसमें ऐसा, इसीलिए ये डिक्रीज हो जाता है। ऐसे ही इनका डाइपोल मोमेंट पूछ लिया जाता है। PCl3F2 में डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर बना के बताया था, या इनका देखो किस तरह से आएगा। यहां मैं मिटा देता हूं आपको और बता देता हूं। वैसे भी मैं अभी आपको जस्ट पहले ही बताया है कि इनमें काफी क्वेश्चन आता रहता है इस तरह से कि यहां पर क्या होगा। तो देखो यहां म्यू 0 आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरीन यहां आ जाएंगे और 2 फ्लोरीन यहां आ जाएंगे। जहां S कैरेक्टर कम था वहां फ्लोरीन, तो इसमें म्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा दे दिया जाए F3Cl2 तो म्यू 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे एक फ्लोरीन यहां, एक यहां, लेकिन यहां फ्लोरीन यहां, तो म्यू यहां पर 0 नहीं होगा। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि क्या इनमें से किसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। तो देखो बच्चों, अगर आपसे इनमें पूछ लिया जाए ये है OH और ये है OH, या फिर यहां पर हम कहें कि ये है OR और ये है OR, तो इनके डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये यहां पर आप देखोगे OH प्लेनर नहीं है, वो ऐसा भी तो हो सकता है इस तरह से, इसलिए ये डायरेक्शन एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। OH एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल नहीं कर पाते। जस्ट ऐसा ही अगर मान लो, लेकिन इनमें पूछ लिया जाए कि ये जो है Cl या यहाँ Br, यहाँ F, यहाँ Br, यहाँ F, जस्ट ऐसा ही आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए CH3, यहाँ पर CH3, तो इनके डाइपोल मोमेंट 0 होंगे। जस्ट ऐसा ही CCl4, CHCl3, CH2Cl2, CH, ठीक है, और एक हो गया और CH3Cl, इनके डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर पूछा जाता है, तो ये आता है डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर। समझ गए ना? CF, CCl, CBr और CI इनमें पूछा जाता है। तो ये देखा गया कि CCl का डाइपोल मोमेंट इस तरह से मिलता है। ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। आप इसमें नाइट्रो एल्केन जो है उसमें, सॉरी एल्काइल हैलाइड हेलो एल्केन्स में ये ऑर्डर दे रखा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफी हैं जो कि डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड हैं और आते रहते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर देखें, जरूर देखें।
ओके, तो ये था हमारा इस तरह का कुछ पार्ट। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, तब तक के लिए आपको नमस्कार, थैंक यू।